बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पायरेक्शिया, इन्फ्लामेशन एंड रोल ऑफ एरिस्मा। पायरेक्शिया यानी फीवर या हाइपरथर्मिया, ये वो बॉडी की कंडीशन होती है जब नॉर्मल और आइडियल बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबो टेम्परेचर चला जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये पायरेक्शिया अब होता क्यों है। देखिए, जब भी कोई इन्फेक्शन इन फॉर्म ऑफ कोल्ड, कफ एटसेट्रा या कोई इंजरी, ट्रामा या कोई सर्जरी किसी टिश्यू में आती है तो उस टिश्यू में बैक्टीरिया चला जाता है। जो ही उस टिश्यू में बैक्टीरिया चला जाता है तो उस टिश्यू में जो इम्यून सेल्स होते हैं तो उनका रेस्पॉन्स ये रहता है कि उस पर्टिकुलर पैथोजन को या उस पर्टिकुलर डैमेज्ड सेल को ओवरकम किया जाए और एक प्रोसेस इनिशिएट होती है। उस प्रोसेस का नाम है इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन is the body's local response or immune system response against harmful stimuli। ये स्टिमुलाई क्या हो सकता है? ये स्टिमुलाई पैथोजन भी हो सकता है। ये स्टिमुलाई जो होता है ये इरिटेंट भी हो सकता है, टॉक्सिन भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है, या कोई डैमेज्ड सेल भी हो सकती है। अब ये क्यों ये इन्फ्लामेशन होती है? इसलिए ये इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है ताकि उस पर्टिकुलर पैथोजन को ओवरकम किया जाए और जो बॉडी का जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जाए। अब कुछ साइंस है इन्फ्लामेशन की। एक था साइंटिस्ट का नाम था कैल्सस या सेल्सस इसको बोलते हैं। तो इसने 4 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन बताई है। नंबर 1 डॉलर, नंबर 2 कैलर, नंबर 3 र्यूबर एंड नंबर 4 ट्यूमर। फिर एक और साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट का नाम था रोडॉल्फ विर्को। रोडॉल्फ विर्को ने एक और साइन ऐड किया, एक और टर्म ऐड की, इमोबिलिटी या लॉस ऑफ फंक्शन। डॉलर मतलब पेन, कैलर मतलब हीट, र्यूबर मतलब रेडनेस एंड ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। अगर ऐसे नाम याद नहीं रहते देन यूज द कोड और निमोनिक क्रिश। क्रिश की जगह प्रिश याद रखो। पेन, रेडनेस, इमोबिलिटी, स्वेलिंग एंड हीट। तो अब हम देखते हैं कि किन सोर्सेस पे ये इन्फ्लामेशन होती है, यानी वो कौन सा सोर्स है जो इन्फ्लामेशन को काज या काजेस ऑफ इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल काज और फिजिकल सोर्स। फिजिकल में आ सकता है ट्रॉमा, बर्न्स, रेडिएशन, इंजुरी एटसेट्रा। केमिकल में आ सकता है टॉक्सिन, पॉइजन, इरिटेंट। बायोलॉजिकल में आ सकता है पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजी एटसेट्रा। और इम्यूनोलॉजिकल काज में आ सकता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद टाइप्स पे आते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। वन इज एक्यूट इन्फ्लामेशन, अनदर इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो कम टाइम के लिए रहती है और जो ही काज ऑफ द इन्फ्लेमेशन दूर होता है, जब भी काज ऑफ द इन्फ्लेमेशन कर्व डाउन होता है तो इन्फ्लेमेशन भी ओवरकम होती है। दूसरा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो एक लंबे समय के लिए चलता है, तो उस पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन को हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के नाम से पुकारते हैं। अब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, यानी कि ये जो इन्फ्लेमेशन है इसकी प्रोसेस क्या होती है। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू में इंजरी हो गई है या किसी पर्टिकुलर टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है तो इस टिश्यू के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यून सेल एक्टिवेशन। अब ये इम्यून सेल्स कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं? बाय, तो इन सेल्स पे 2 काइंड्स ऑफ पेटेंट्स या रिसेप्टर्स रहते हैं। वन इज कॉल्ड एज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पेटेंट, अनदर इज डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पेटेंट। यानी अगर सेल डैमेज हुआ है या टिश्यू डैमेज हुआ है ड्यू टू सम ट्रॉमा और इंजरी तो उस वक्त या कोई पैथोजन चला गया है किसी टिश्यू में, तो ये दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों पर्टिकुलर पेटेंट्स और रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को एक्टिवेट करते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन्स बेसिकली, जिन्हें हम साइटोकाइंस बोलते हैं। ये साइटोकाइंस में बेसिकली दो टाइप जो है वो महत्वपूर्ण है। एक इंटरल्यूकिन 1 और दूसरा है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। तो जो ही ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है ये
यानी साइटोकाइनेस जिनमें इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर होता है, जो ही ये रिलीज होते हैं एक पर्टिकुलर टिश्यू से, तो वहाँ पे दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट जिसे हम वेस्कुलर इवेंट बोलते हैं और दूसरा इवेंट जिसे हम सेल्यूलर इवेंट बोलते हैं। तो आइए हम दोनों को अलग अलग से पढ़ते हैं, ये दोनों इवेंट्स क्या काम करते हैं। तो पहला होता है वेस्कुलर इवेंट। जो ही साइटोकाइन्स और ये इन साइटोकाइन्स में जो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, दीज आर शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन्स बेसिकली, जो कि मैसेंजर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। अब ये मैसेंजर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में 5 साइंस तो आएगी, ये यानी कि ये जो मैसेंजर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है ये काज कराएंगे 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब कैसे करेंगे, ये दो इवेंट्स में होता है, एक वेस्कुलर इवेंट, दूसरा सेल्युलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में क्या होता है, वेस्कुलर इवेंट में जो ही एक पर्टिकुलर टिश्यू में ट्रामा हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पे क्या काम होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में वाजो डायलेशन होता है, यानी उनका डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है। जो ही डायमीटर इंक्रीज हो गया तो वहां उन पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में ब्लड फास्टली रश होता है, यानी उनमें ब्लड तेजी से चला जाता है। जो ही उनमें ब्लड तेजी से चला गया तो वहां पे दो चीजें होंगी, एक तो रेडनेस होगी और दूसरी वेलोसिटी की वजह से, ह्यूज वेलोसिटी की वजह से हीट क्रिएट होगी। अब उसके बाद हमें पता है जो ये ब्लड वेसल होती है, इन ब्लड वेसल्स का वाल जो होता है अंदर से, उन वाल्स में लगा होता है एक सेल, सेल का नाम है एंडोथेलियल सेल। ये साइटोकाइनेस इस एंडोथेलियल सेल को कहता है कि आप अपना डायमीटर श्रिंक कीजिए, यानी आप खुद श्रिंक हो जाइए। जो ही ये श्रिंक हो जाती है तो इनका वाल जो होता है वो थिन हो जाता है और यहाँ पे परमिएबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जो ही यहाँ पे परमिएबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो इस ब्लड का जो प्लाज्मा था वो यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू में लीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग क्रिएट होती है। ये हो गया वेस्कुलर इवेंट। दूसरा इवेंट जो यहाँ पे होता है वो है सेल्युलर इवेंट। सेल्युलर इवेंट में क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ WBC न्यूट्रोफिल, यानी न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। यानी कि इन न्यूट्रोफिल्स को कौन बुलाता है, इन न्यूट्रोफिल्स को साइटोकाइनेस यानी इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बुलाते हैं, क्योंकि वो मैसेंजर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनकी माइग्रेशन होती है। अब ये माइग्रेशन जो है ये 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज एडहेशन, दूसरा जो होता है वो डायापेडिसिस, तीसरा होता कीमोटैक्सिस और चौथा होता है फैगोसाइटोसिस। तो ये जो न्यूट्रोफिल जब यहाँ पे आती हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये कैसे काम करते हैं, पहले एडहेशन, यानी कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है WBCs है ये चिपक जाते हैं टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। द सेकंड थिंग इज दैट इस ब्लड वेसल के वाल पे जो चिपक गए तो उसके बाद जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो श्रिंक होती है, जिसकी वजह से ये वाल परमेबल बनता है और यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स सराउंडिंग टिश्यू में चले जाते हैं। तीसरा होता है ये न्यूट्रोफिल कहाँ की ओर खींची चली जाती है, टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड द फाइनल स्टेज इज फैगोसाइटोसिस व्हिच मींस सेल ईटिंग, when this particular neutrophil engulfs the microorganism and kills it and leaves behind a substance that is waste material, that is pus. So ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब ये जो साइटोकाइन्स थे, ये साइटोकाइन्स जो थे इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, तो ये तकरीबन ब्लड में हर जगह पाए जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक ये रीच करते हैं। मगर ब्रेन जो है वो एक बैरियर के साथ होता है जिससे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ब्रेन या हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस सराउंड नहीं किया होता है बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाते हैं। जो ही ये हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाते हैं, हमें पता है हाइपोथैलेमस इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर साइटिटी, हंगर, स्वेटिंग एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है जिसे हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, जो कि टेम्परेचर को सेट करता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो ही ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये जब पहुंच जाते हैं इन द हाइपोथैलेमस, तो ये इस थर्मोस्टेट को इंफॉर्मेशन देते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है। तो जो ही ये इन्फ्लेमेशन चल रही है तो थर्मोस्टेट क्या काम करता है, ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस पर्टिकुलर थर्मोस्टेट को एक नए टेम्परेचर पे सेट करता है एट ए टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 38, 39, 40 डिग्री पे इसको सेट करता है।
जो ही ये टेम्परेचर यहाँ पे सेट हो गया तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 निकलता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या काम करता है, ये मसल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करवाता है। जो ही मसल्स कंट्रैक्ट होगी तो वहाँ पे शिवरिंग हो जाएगी। जब भी किसी एनिमल को आप शिवर करते हुए देखोगे तो आप समझ लेना कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बहुत ज़्यादा निकल रहा है और ये मसल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करवा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। या एक दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पे हो सकता है, वो ये है कि जो पेरिफेरल वेसल्स जो होते हैं बॉडी में, यानी कि जो आउटर वेसल्स होते हैं, तो उन वेसल्स को वाजो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी कि वाजो कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये है कि उनका डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें ब्लड कम चला जाता है और हीट लॉस भी कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो हीट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें टेम्परेचर ग्रेटर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो जो ही अब ये टेम्परेचर बढ़ा यानी फीवर, तो हम क्या काम करते हैं, हम उस पर्टिकुलर एनिमल या ह्यूमन बीइंग को एक दवाई देते हैं। दवाई का नाम है पैरास्टिमोल। पैरास्टिमोल जो है ये एक ड्रग क्लास में आता है, उस क्लास का नाम है NSAID, जिसे एनसेड भी बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, हमें पता है एक सेल के अराउंड क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू सिंगर और निकल्स हमने पढ़ा था कि ये बनता है एक लिपिड से, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स पे जब एक एंजाइम एक्ट करता है, फॉस्फोलिपिडेज या लाइपेज A2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एराचिडोनिक एसिड। इस एराचिडोनिक एसिड पे एक पाथवे यहां से शुरू होती है, कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे, यानी कि यहाँ पे एक एंजाइम इस पे एराचिडोनिक एसिड पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, प्रोस्टाग्लैंडिन, और यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स, ये हमें नहीं पढ़ना है। ये कॉक्स पाथवे, लॉक्स पाथवे, हमें ये याद रखना है। देखिए, ये जो पैरास्टिमोल है, ये पैरास्टिमोल इस कॉक्स पाथवे को ब्लॉक करता है, यानी कि ये यहाँ एक्ट करता है। और अगर हमने पढ़ा होगा स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या काम करते हैं, ये यहाँ पे एक्ट करते हैं और ये प्रोसेस जो है ये हैम्पर हो जाती है। यानी अगर आप स्टेरॉइड देंगे तो एराचिडोनिक एसिड भी नहीं बनेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉक्स ब्लॉकर्स यानी एनसेड या पैरास्टिमोल। ये पैरास्टिमोल क्या काम करता है, ये इस कॉक्स को ब्लॉक करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। जो ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एक मैकेनिज्म होगा, वो ये होगा कि फीवर नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस को जब इंफॉर्मेशन देते हैं साइटोकाइन्स कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो हाइपोथैलेमस क्या काम करता था, हाइपोथैलेमस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से थर्मोस्टेट जो होता था वो एक नई टेम्परेचर पे सेट होता था, एट ए टेम्परेचर दैट इज हायर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब भी हमने प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक किया तो प्रोस्टाग्लैंडिन के ब्लॉक होने की वजह से अब जो टेम्परेचर था वो अब टेम्परेचर नए रीडिंग पे सेट नहीं होगा, ड्यू टू विच द फीवर will not be there। so हम फीवर को कर्व डाउन करने के लिए पैरास्टामोल का इस्तेमाल करते हैं, which now we can say that paracetamol is antipyretic। anti means against, pyretic means fever, against fever, यानी it works against fever। ये हो गया इसका एक रोल। दूसरा रोल हम देते हैं, हमें पता है जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, जो लोकल टिश्यू होता है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होगा या जहाँ पे ट्रॉमा या इंजरी हुई होगी, तो ये वहाँ के पेन फाइबर्स को, पेन नर्व फाइबर्स होते हैं, तो उनको एक्टिवेट करता है कि आप पेन को परसीव करो एट ए वेरी लो थ्रेशोल्ड। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ही पेन भी होती है। जो ही हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक किया, कॉक्स पाथवे को ब्लॉक किया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं प्रोड्यूस हो गए, तो जो ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं प्रोड्यूस हो गए तो पेन की सेंसेशन भी कम होती है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि ये ब्रेन के पेन रिसेप्टर्स पे काम करता है। ये पेन रिसेप्टर्स पे जब काम करेगा तो उनमें पेन सेंसेशन भी कम ही होगी। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी, एक एंटीपायरेटिक इफेक्ट, दूसरा एनाल्जेसिक इफेक्ट। यानी एनाल्जेसिक मतलब जो पेन को कम करे, क्योंकि हमें पता है कि ये पेन नर्व फाइबर्स को डिसेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा महसूस नहीं होती है। अब एक और रीज़न यहाँ पे ये, एक और बात यहाँ पे ये है कि वो दैट दिस पर्टिकुलर ड्रग हैज़ नो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, यानी ये इन्फ्लामेशन में नहीं दिया जाता है। देखिए क्यों, देखिए जब भी किसी पर्टिकुलर टिश्यू में इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे सेल डेथ होती है या नेक्रोसिस होती है। तो जो ही नेक्रोसिस या सेल डेथ होती है तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनमें एक केमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड जब रिलीज होते हैं तो ये पैरास्टामोल को हमने माना कि पैरास्टामोल उस पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे इसको डीएक्टिवेट किया जाता है।
कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है? बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसका ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होता है। देखिए एक और बात यहाँ पे ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं? वो HCl की ओवर प्रोडक्शन को रोकता है, यानी कि HCl को रेगुलेट करते हैं, ज़्यादा HCl को स्टमक में नहीं रिलीज होने देती है, जिसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है वो रिजर्व रहता है। लेकिन जो ही हमने प्रोस्टाग्लैंडिन को हैम्पर किया बाय ब्लॉकिंग द पाथवे, कॉक्स पाथवे, बाय व्हाट ड्रग? बाय NSAID और पैरास्टामोल, तो HCl की ओवर प्रोडक्शन होती है। जब HCl की ओवर प्रोडक्शन होगी तो वहाँ का जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा वो कोरोड कर जाता है, यानी कि उसमें छाले पड़ जाते हैं और उन छालों को बोलते हैं अल्सर्स। So in order to prevent the ulcers, what we should do? We should always take antacid while using NSAIDs or paracetamol. So this was the basic about pyrexia, inflammation, and use of paracetamol in fever as an analgesic and antipyretic. It has a very limited activity, anti-inflammatory activity. So in case of inflammation, we should not give paracetamol because it has very limited or no anti-inflammatory activity. और ये क्या काम करता है? ओवर यूजेज की वजह से यहाँ पे अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो while eating these paracetamol pills, we should always take PPIs, proton pump inhibitors, or antacids. So this is all about pyrexia, inflammation, and paracetamol. I hope that this particular class will be very beneficial to you people, and I hope that you will subscribe to this channel. Thank you very much.